हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पहले इंडियन पॉलिटी का कई वीडियो आ चुका है ना। यूनियन गवर्नमेंट तक हम लोग रिवाइज कर चुके थे, तो आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को रिवाइज करने जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमारे संविधान के पार्ट 6 में मिलता है ना। 6th पार्ट में हम लोग को मिलता है। हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट हैं, याद रखिएगा। ओरिजिनली 22 थे लेकिन अभी 25 हैं। तो हमारे पार्ट 6 में जो है डील करता है कंस्टिट्यूशन विद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट में क्या क्या आता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और स्टेट का जुडिशियरी आता है। ठीक है, आर्टिकल 153 से 167 जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो याद रखिएगा, स्टेट के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल आता है आर्टिकल 76, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में। आर्टिकल 168 से 212 तक डील करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर प्रोसीजर, ये सब के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ आर्टिकल 153 से 167 तक डील करता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव के बारे में। 168 से 212 तक डील करता है स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है, प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था, जिसमें बताया कि एक पर्सन को एक ही बार में एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर बनाया जा सकता है। तो एक कहाँ नियम आया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। ठीक है, आर्टिकल 154 वेस्ट द गवर्नर पावर ऑफ स्टेट इन गवर्नर। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का होता है, आर्टिकल 154 के अनुसार स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है गवर्नर में वेस्टेड होता है। गवर्नर जो है एजेंट के रूप में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए गवर्नर का एक डुअल रोल होता है। ठीक है, आर्टिकल 155 में बताया गया है कि गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, लेकिन इसको शपथ दिलवाया जाता है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आर्टिकल 156 स्टेट एट गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 में 156 में बताया गया गवर्नर का जो ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया कि जब तक प्रेसिडेंट का मन करे गवर्नर को मतलब ऑफिस में रख सकता है। गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो गवर्नर रिजाइन किसको करता है, तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है, लेकिन शपथ किससे लेता है, तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। आर्टिकल 157 में बताया गया कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 साल का एज हो जाना चाहिए, 35 है, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अंदर वो नहीं रहना चाहिए ना, डजंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट, और इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, नॉर्मली 5 साल के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के मन पे होता है। ठीक है, यदि प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव नहीं किया गया तब वो 5 साल तक रह सकता है। द गवर्नर इंजॉय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर। गवर्नर का कौन कौन पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर। देखिए जैसे एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, तो जैसे किसी को नियुक्त करने का शक्ति, ठीक है, राज्य के बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का पावर होता है, तो उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, यानी कानून बनाने का पावर। कानून बनाने का पावर क्या है गवर्नर के पास, तो ऑर्डिनेंस लाता है गवर्नर आर्टिकल 213 के तहत, तो एक तरह का लेजिस्लेटिव पावर हो गया। बिना गवर्नर के साइन को कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा उस राज्य के लिए, तो एक लेजिस्लेटिव पावर हो गया। फाइनेंशियल पावर मतलब कि राज्य के फाइनेंशियल पावर, राज्य का जो डिफरेंट फंड होता है उस पर गवर्नर का अधिकार होता है। फिर जितने मनी बिल लाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नर के ऑर्डर, गवर्नर से रिकमेंडेशन लेके लाए जाते हैं। जुडिशियल पावर मतलब कि गवर्नर जो है सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है ना, तो जुडिशियल पावर आता है। इस तरीके से याद रखिए। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्रेसिडेंट हमारे सेंटर में होता है। द गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये उसका एग्जीक्यूटिव पावर है। और क्या अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, स्टेट के इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है डिफरेंट में, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके गवर्नर जो है जज को, हाई कोर्ट के मतलब कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन गवर्नर से कंसल्टेशन लेके करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, तो गवर्नर जो है समन करता है सेशन को, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोग देम, उनको समन करता है और प्रोरोग करता है। गवर्नर इनोग्रेट द स्टेट लेजिस्लेचर बाय एड्रेसिंग इट आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, जब भी असेंबली इलेक्शन होता है
तो असेंबली इलेक्शन के बाद जो पहला मीटिंग होता है एमएलए लोग का, ठीक है, इलेक्शन के बाद का पहला मीटिंग गवर्नर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। उसी तरीके से केंद्र में एमपी के इलेक्शन के बाद का पहला मीटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा चालू किया जाता है। और हर साल जो पहला मीटिंग होगा वो भी गवर्नर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो दो बात याद रखिएगा, गवर्नर इनोग्रेट द स्टेट लेजिस्लेचर बाय एड्रेसिंग द फर्स्ट आफ्टर असेंबली इलेक्शन के बाद भी, और हर साल जो है जब सेशन स्टार्ट होगा तो पहला सेशन, ठीक है, साल का पहला सेशन भी गवर्नर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जो भी बिल पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, लॉ तभी बन पाता है जब गवर्नर अपना एसेंट दे देता है। जब सेशन में नहीं है स्टेट असेंबली, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में से कोई एक भी सेशन में नहीं रहेगा, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और उसका पावर, एक मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। जैसे प्रेसिडेंट 2 मेंबर को नॉमिनेट करता था लोकसभा में, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसको भी डिफरेंट, मतलब कि स्टेट अब हटाएंगे ही, क्योंकि सेंटर से प्रोविजन हटा दिया गया है। तो उसी के देखा देखी जो है स्टेट में भी इसको हटाने का सिलसिला चालू हो चुका है। तो हालांकि अभी याद रखिए कि एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में, 12 मेंबर, नंबर वहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं बल्कि एक फ्रैक्शन फिक्स है 1/6। तो जितने मेंबर का असेंबली होगा, काउंसिल होगा, ठीक है, जितने मेंबर का काउंसिल होगा उसका 1/6 मेंबर जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फाइनेंशियल पावर क्या है, तो मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके पहले रिकमेंडेशन पे, ठीक है। फिर डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कैग का जो रिपोर्ट आता है, सीएजी का जो रिपोर्ट आता है, वो भी गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको रखते हैं रिपोर्ट को। फाइनेंस कमीशन को सेटअप करते हैं गवर्नर, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको सेटअप करते हैं गवर्नर, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं गवर्नर। तो ये सब उनका फाइनेंशियल पावर के अंदर आता है। जुडिशियल पावर क्या है, तो आर्टिकल 161 में बताया गया है जुडिशियल पावर, गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट पार्डन्स, है ना, पार्डन्स को रिप्राइव करना, रिस्पाइट करना, रिमिशन करना पनिशमेंट को, या फिर सस्पेंड करना, लेकिन स्टेट लॉ के तहत याद रखिएगा, सिर्फ स्टेट लॉ के तहत। मिलिट्री लॉ या फिर सेंट्रल लॉ वाले में इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है। और उसमें एग्जीक्यूटिव पावर रियल रूप में वेस्टेड होता है। जैसे नॉमिनल हेड तो गवर्नर होता है, लेकिन रियल हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। और लेजिस्लेचर के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। कोई एक पार्टी का वो मेंबर होता है या फिर कोई कोएलिशन का मेंबर होता है। गवर्नर जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, ठीक है, डी ज्यूरे। और डिफैक्टो बोला जाता है ओरिजिनल वाले को, तो रियल वाले को डिफैक्टो बोला जाता है और नॉमिनल वाले को डी ज्यूरे बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, क्या क्या, तो डिस्क्रिशनरी पावर मतलब उसके मन के ऊपर पावर है ना, मतलब उसके ऊपर छोड़ दिया गया है, उनके इच्छा पे छोड़ दिया गया, उसको डिस्क्रिशनरी बोलते हैं। तो प्रोवाइडेड गवर्नर इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो डिस्क्रिशनरी पावर में क्या बोला गया है कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग से काम करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन सो फार दैट इज बाय अंडर हिज कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज फंक्शन ऑफ एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कभी कभी उसके जैसे बिल पे यदि उसको मन नहीं है देने का, है ना, एसेंट देने का, तो नहीं दे सकता, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर हो गया, ठीक है। आर्टिकल 163(2) में बताया क्लैरिफाइड दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी मैटर इज और नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज फाइनल एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, यदि कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या ये मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है या नहीं आता है, तो इस केस में गवर्नर का डिसीजन फाइनल है। मतलब गवर्नर यदि बोलेगा कि हम ऐसा ही करेंगे, ये हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, तो गवर्नर उस तरीके का काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बिल पे एसेंट नहीं देना है, नॉर्मली इसी की लड़ाई होता है, तो यदि किसी बिल पे एसेंट नहीं देना है तो गवर्नर बोले हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, हम बिल पे एसेंट दें या नहीं दें, है ना, तो ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। इसी का जो है फाइनल है कि ये मतलब गवर्नर तय करता है कि कौन डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 163 प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। गवर्नर को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, आर्टिकल 163 के तहत बताएगा। चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और बाकी सारे मिनिस्टर जो होते हैं चीफ मिनिस्टर के कहने पर, उनके एडवाइस पे गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। कंपोजिशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द साइज ऑफ अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिटरमाइन द चीफ मिनिस्टर पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, ठीक है।
उसके तहत बताया गया कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकते, मतलब जितने असेंबली में मेंबर हैं, ठीक है। असेंबली मान लीजिए कि 240 मेंबर है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी वहाँ पे 36 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और 12 से कम नहीं रह सकते। मान लीजिए कि किसी का 15% 12 नहीं आ रहा है, मतलब कि 12 से कम आ रहा है, किसी मान लीजिए कि 60 मेंबर का है तो उसका तो 15% आ जाएगा 9, ठीक है ना। मान लीजिए कि 60 ही मेंबर का असेंबली है तो उसका 15% तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि 12 से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 से कम रहना चाहिए और मैक्सिमम 15% रहेगा वहाँ के असेंबली का, ठीक है। आर्टिकल 164 क्या है, तो होल्ड एट चीफ मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये बताया गया। देर आर नो एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन अबाउट दिस अपॉइंटेड, उसके लिए कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किसी तरह क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल दैट इज नीडेड एट सच ए पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब उतना काबिल होना चाहिए, उतना उसमें एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इलेक्ट हो जाए। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के क्या चाहिए, 25 साल एज होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, तो ये बात काफ़ी ध्यान देने वाला है कि चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का भी टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये दोनों जो है तब तक पावर में रहता है जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट का मतलब कि प्लीजर है उसके साथ। बट द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द चीफ मिनिस्टर, जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी पढ़े थे, लेकिन गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तब तक नहीं हटा सकता है जब तक उसको मेजोरिटी सपोर्ट है असेंबली में। असेंबली में यदि मेजोरिटी सपोर्ट है तो फिर उसको नहीं हटाया जा सकता गवर्नर के द्वारा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इज द वर्किंग हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सच ही एडवाइसेज द गवर्नर इन मैटर रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ हिज मिनिस्टर चेंजिंग हिज पोर्टफोलियो, तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे ही गवर्नर जो है मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, पोर्टफोलियो नहीं उसका डिपार्टमेंट चेंज करता है, उसका मिनिस्ट्री चेंज करता है या गवर्नमेंट से हटा देता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक का काम करता है, दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक चैनल का काम करता है। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होता है उसका प्रिसाइड करता है। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति और इंडिविजुअली गवर्नर के प्रति। याद रखिए मिनिस्टर जो होता है कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली जो है गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होता है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, इसलिए जो मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सेंटर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो जिस तरीके से हम लोग वहाँ पढ़े थे पार्लियामेंट वाले में उसी तरीके सेम चीज़ है, उसी का रेप्लिका यानी कि कॉपी है। आर्टिकल 168 से 212 तक बताया गया है किसके बारे में, डील विथ ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिस प्रोसीजर प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। हम लोग जैसे पढ़े थे आर्टिकल 153 से 167 तक क्या था, एग्जीक्यूटिव के बारे में था, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। 168 से 212 तक है स्टेट का लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है हर एक स्टेट के लिए। बट वेदर द लेजिस्लेचर ऑफ यूनिकैमरल यानी कि एक ही हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर बाई कैमरल मतलब कि 2 हाउस होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। अभी तक 7 स्टेट में था, लेकिन अब 6 ही स्टेट में, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, जिस कारण से एक स्टेट कम गया, 6 ही स्टेट में। कौन कौन है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार और यूपी, इतने में अभी हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है काउंसिल का 1/3 होता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम 40 होना चाहिए। जैसे था ना कि मिनिस्टर का नंबर मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%, लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरीके से यहाँ है कि मिनिमम 40 होना चाहिए और मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए एमएलए का, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। और जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्ट वोट के द्वारा, जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो बोला जाता है उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। आर्टिकल 170 में बताया गया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शॉल कंसिस्ट ऑफ
नॉट मोर देन 500। लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इसका कई अपवाद भी है, कहीं कहीं 30, कहीं कहीं 40 है। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलेगा, 60 से 500 के बीच में मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा यहाँ पे 30 फिक्स किया गया है और मिजोरम के लिए 40, नागालैंड के लिए 46। तो 5 स्टेट जो है अपवाद में है। कौन कौन? अरुणाचल, सिक्किम, गोवा, ये 30 के लिए है, 30 मेंबर यहाँ पे होते हैं। मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46। आर्टिकल 171 में क्या बताया गया? स्टेट डेट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट 1/3 शॉल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 171 में कि 1/3 जो होते हैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। 1/12 जो इलेक्ट किए जाएंगे ग्रेजुएट के द्वारा। ठीक है, 1/12 इलेक्ट किए जाएंगे टीचर के द्वारा। 1/3 इलेक्ट किए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और बाकी के जो 1/6 है गवर्नर के द्वारा नोमिनेट किए जाएंगे। तो ऐसे देखिए 1/3 जो है पंचायत के द्वारा, 1/3 एमएलए के द्वारा, 1/3 पंचायत के द्वारा, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी जो समझिए। 1/3 जो है एमएलए के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। 1/12 स्टूडेंट के द्वारा जो ग्रेजुएट है। 1/12 जो है टीचर के द्वारा जो सेकेंडरी या फिर उससे ऊपर के टीचर है और 3 साल से कम से कम एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, और बाकी का जो 1/6 बचेगा वो गवर्नर के द्वारा। तो याद रखिए 1/6 गवर्नर के द्वारा। ठीक है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। जैसे राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक परमानेंट बॉडी होता है, ये डिजॉल्व नहीं होता है। हालांकि इसके मेंबर जो है 6 साल के लिए होते हैं और हर एक 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 172 एवरी लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिजॉल्व शॉल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फॉर डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। आर्टिकल 172 में बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो किसी स्टेट का बनता है वो 5 साल के लिए होता है। तो याद रखिए चीफ मिनिस्टर का नहीं बताया गया कितने साल का टेन्योर होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का डेट बताया गया कि 5 साल का रहता है। इसलिए हम लोग इनडायरेक्टली बोल देते हैं चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 173 अ पर्सन शॉल बी क्वालिफाइड टू बी चूजन फील्ड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 25। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यदि है तो 30 साल से कम का होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ और पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम नॉट एक्सटेंडिंग इन केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू बी ऑपरेट। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, यदि इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो पार्लियामेंट के द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए, एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, है ना, 1 ईयर एट अ टाइम एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। मतलब कि जब क्या बोल सकते हैं उसको कि जैसे इमरजेंसी जब खत्म होने वाला है तो उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर इटसेल्फ एंड रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेंबली। स्पीकर जो इलेक्ट किया जाता है असेंबली में अपने ही मेंबर के बीच में से। ठीक है, जैसे केंद्र में पहले प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होता है, प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलवा के इलेक्शन करवाता है स्पीकर का, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। हालांकि स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को लिखित रूप में रिजाइन कर सकता है या फिर एक रिजोल्यूशन ला करके पास किया जा सकता है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ असेंबली। ठीक है, तो एक मेजोरिटी वोट से ला करके स्पीकर को हटाया जा सकता है या फिर स्पीकर अपने खुद जो डिप्टी स्पीकर को लिख करके रिजाइन दे सकता है। ही एडजर्न्स द असेंबली, स्पीकर जो होता है असेंबली को एडजर्न करता है, सस्पेंड करता है मीटिंग को इन एब्सेंस ऑफ कोरम। मतलब मीटिंग को कब एब्सेंस करेगा, सस्पेंड करेगा, एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है, कोरम का स्पेलिंग देखिए QOORUM होता है। कोरम मतलब 1/10 होता है, यानी कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर का नंबर है स्ट्रेंथ का 1/10 यदि प्रेजेंट नहीं है तो फिर उस दिन मीटिंग नहीं होगा। मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द असेंबली फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। ही डिस्क्राइब द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर को यदि डिस्क्वालीफाई करना है। ठीक है, 10th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, ये आया था, इससे रिलेटेड दो अमेंडमेंट है, 52nd और 91st अमेंडमेंट एक्ट। 52nd और 91st ये दोनों एक्ट जो है 10th शेड्यूल जो है 52 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, ये याद रखिएगा। एंटी डिफेक्शन राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। 91st जो है अटल बिहारी की सरकार में आया था। ये दोनों एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल के आधार पर किसको डिस्क्वालीफाई करना है किसको नहीं, ये गवर्नर स्पीकर के हाथ में होता है। चेयरमैन ऑफ काउंसिल, द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय
तो उसी तरह से जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो यहाँ पे उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर राज्यसभा के मेंबर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उप राज्यपाल तो कहीं होता नहीं है। तो चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय काउंसिल इटसेल्फ, तो अपने आप में से इलेक्ट किए जाते हैं। वो भी जो है अपना डिज़ाइन किसको कर सकता है? डिप्टी चेयरमैन को कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको एक रेजोल्यूशन लाकर हटाया जा सकता है। आर्टिकल 196 में बताया गया है, 196 में कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से बिल पास होगा, आर्टिकल 196 में बताया। आर्टिकल 200 में बताया गया कि गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है। रिजर्व करना मतलब उसको रख सकता है अपने पास, या फिर सेंटर को भेज सकता है, मतलब प्रेसिडेंट को भेज सकता है कि चेक कीजिए इस पे एसेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आर्टिकल 200 एम्पावर द गवर्नर टू रिजर्व बिल्स हैविंग बीन पास्ड बाय हाउस और द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में भी फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर करने के लिए रख सकता है और उसको अपने पास भी रख सकता है। तो था आर्टिकल 2। तो स्टेट लेजिस्लेचर का अभी और वीडियो आएगा, है ना। आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।